चलो पिछले एपिसोड को मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पिछला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार था, जहाँ हमने देखा था जोंगयान जोयान को हार्ट अटैक देते हुए कहता है, भाई तू अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, आ तो गया है। तविजन कहता है, अरे भाई क्या बात कर रहा है, सच सच बोल, हार्ट बीट बढ़ रही है। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया। तो ये ठरकी कहता है, जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। और इसके बाद रात से सुबह होती है, जोयान और जोविंग जोआन घूम रहे होते, तभी एक बंदा आता है म्यूफेंग, जो कहता है, अरे ठरकी फाइट करेगा क्या। तभी जन कहता है, नेकी और पूछ पूछ हो जाए। उनके बीच बैटल होता है और जोयान और म्यूफेंग के बीच में वो फाइट टाई हो जाती है, क्योंकि अपने ठरकी ने वहाँ ओपन की थी अपनी फ्लेम्स। देन इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एम्परर मिंग के पास, जहाँ वो अपने एंसेस्टर जियोलोंग को ग्रीट करता है। तभी एंसेस्टर कहते हैं, अरे वाह लड़का तो सुंदर है, चलो ठरकी चलते हैं अपने क्लेन की तरफ। तभी एम्परर मिंग कहते हैं, ऐसे कैसे, मैं जियोन को अपने तियानमिंग वैली का डिसाइवर बनाना चाहता हूँ, उसे यहीं रहने दो। जिस पे जियोलोंग कहते हैं, तुम्हारी टूटी फूटी वैली में मेरा ठरकी रहेगा, हो ही नहीं सकता, ये मेरे साथ जियो क्लेन में जाएगा। तभी तियानमिंग कहते हैं, ये जोयान डिसाइड करेगा, और ऐसे ही वो झगड़ने लगते हैं। तभी जन कहता है, ठीक है, मैं नाम के लिए आपका डिसाइबल अभी बनने को रेडी हूँ। जिसपे तियानमिंग खुश होते हुए कहते हैं, ये बात तो आज से जोयान हमारा डिसाइबल है। और इसके बाद जन को वो ब्लू स्टोन देते हुए कहते हैं, बेटा इससे तुम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। जिसपे जियोलोंग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, भाई मेरा वाला छोटा था। तो तियानमिंग कहते, तो वापस लौटा दो फिर। कहते नहीं नहीं ठीक है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, जो क्लेन में काफी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जॉन काफी रिस्पेक्टेडली एम्परर मिंग को ग्रीट करता है और उसके बाद उस क्रैक से जियोलोंग का पीछा करते हुए गायब हो जाता है। साथ ही जॉन ने फील किया था कि इस क्रैक का जो प्रेशर था वो कॉन्टिनेंट के अंदर के उस वोर्टेक्स से ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ जियोलोंग जब देखते हैं कि जोयान को स्पेस में एंटर होने के बाद कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो भी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद उनकी ओरिजिन को जोयान को घेर लेती है और जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। साथ ही जॉन की आंखों के सामने चिर पर चिर सीन दिखाई दे रहे होते हैं, पूरे आसमान में सुंदर सुंदर स्टार जो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन हो रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन अपने चारों तरफ देखता है और जियोलोंग ने जॉन के ऐसे फिर सैमसन को देखा, तो वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी छोटे साइज तुमने किस फ्लेम का यूज किया था, क्योंकि जियोलोंग भी उस फ्लेम के बारे में काफी क्यूरियस थे, जिसका यूज जॉन ने फाइट के दौरान किया था। तभी जॉन कहता है, इस फ्लेम को मोस्ट पावरफुल फ्लेम कहा जाता था हमारे कॉन्टिनेंट में, और ये हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर हेवन और अर्थ के बीच में पैदा हुई थी। साथ ही इसकी पावर के बारे में तो कुछ भी कह पाना नामुमकिन है, बस लकीली ये मुझे मिल गई। जैसे जियोलोंग जोयान की बात सुनते हैं, उनकी तो भौहें चढ़ जाती है। जिसके बाद वो डायरेक्ट जॉन के हाथ को पकड़ते हैं और अपने ओरिजिन को जॉन की बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। ये देखकर जॉन तुरंत कहता है, एंसेस्टर क्या कुछ गलत है। और जॉन उनकी हरकतों को देखकर थोड़ी सा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो तुरंत कहते हैं, हेवनली फायर या स्काई फायर। बच्चे, वास्तव में तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फ्लेम है वो इस तरीके की फ्लेम नहीं जैसे तुम अलग फ्लेम कह रहे हो, और वास्तव में उस वर्ल्ड के अंदर इतनी पावरफुल फ्लेम कैसे पैदा हो सकती है। जियोलोंग काफी सरप्राइज होते हैं और उनकी बात को सुनकर तो जोयान भी शॉक हो जाता है और शक से पूछता है, ये हेवनली फ्लेम हेवन और अर्थ के एनर्जी के कारण क्रिएट होती है, और हर जगह यही होता है कि जो पावरफुल फ्लेम्स होती हैं वो हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग होती है और उन्हीं के एनर्जी से बनती है। तभी जियोलोंग स्माइल करते हुए कहते हैं, छोटे साथी तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे बॉडी की जो ये अजीब सी आग है इसे स्काई फायर कहते हैं इस कॉन्टिनेंट में, लेकिन इसकी पावर अभी भी काफी ज्यादा कम है। ये सुनते ही जोयान की बॉडी अचानक से कांपने लगती है। जोयान को याद था इस फ्लेम की पावर डुइक्यू कॉन्टिनेंट के अंदर हेवन और अर्थ के बीच में सबसे पावरफुल थी। आखिरकार एम्परर फ्लेम थी भाई वो, लेकिन इस जगह पर इसकी पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो गई होती है। तभी जॉन कहता है, इस फ्लेम का ओरिजिन क्या है, और जैसा कि सीनियर ने कहा इस अजीब फ्लेम की पावर कम हो गई है, तो भी ये इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। और जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी जियोलोंग अपने हाथ को खींचते हुए कहते हैं, ये बात मैं बताता हूँ ना, सुनो ध्यान से। अगर तियान हुओ की बात करें तो यहाँ पे फ्लेम्स को तियान हुओ कहा जाता है शायद। वास्तव में यह एक फैमिली घोटाला है। जिसके बाद वो अपने आस्तीन को खींचते हैं तो उनकी बाह में काफी बड़ा जला हुआ एक निशान होता है, जो देखकर जॉन सरप्राइज होता है कि 3 स्टार डाउडी लेवल की बॉडी को कोई कैसे जला सकता है। आखिरकार इनके अंदर खुद को हील करने की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। तभी जियोलोंग वापस से अपने कपड़े ठीक करते हुए कहते हैं, ये निशान देखो, ये तुम्हारे हाथ की इस अजीब सी फ्लेम के कारण हुआ है। हालांकि तुम्हारे हाथ की ये अजीब सी फ्लेम सिर्फ एक है और डाउडी कॉन्टिनेंट में से स्काई फायर कहते हैं, और आपके हाथ में जो स्काई फायर है वो वास्तव में वो स्काई फायर है जो जियो फैमिली में पहले स्थान पर है और पूरे कॉन्टिनेंट की टॉप 20 फ्लेम्स में से है, कैयोस होली फ्लेम। तभी जैसे ही जॉन ये सुनता है तो कहता है, अच्छा। तभी कैयोस होली फ्लेम का नाम सुनते ही जॉन थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कहता है, ये अलग अलग फ्लेम जब एक साथ फ्यूज हो जाती है तो इसमें फ्यूजन की कोई भी निशान नहीं दिखाई देते। लेकिन आखिरकार जोयान के हाथ में जो फ्लेम थी वो काफी सारी फ्लेमों का एक कंबाइन फ्लेम थी, जो कि एम्परर फ्लेम थी। इसलिए जॉन कहता है, तो फिर मेरी ये फ्लेम्स इतने सारी फ्लेम्स में डिवाइड कैसे हो जाती है। ये सुनकर जियोलोंग कहते हैं, अरे ये तो मैं भूल ही गया, आपके हाथों की जो ये
अजीब सी फ्लेम है जिसे आप हेवनली फ्लेम कहते हैं, ये डुइकी कॉन्टिनेंट में है और मुझे डर है कि ये भी शायद एक टाइप का लक है कि इसे इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका भी कोई ना कोई फैमिली रीजन होगा। खैर छोड़ो, पहले हम चलो सेकंड एल्डर से मिलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। और जब जियोलोंग बोल ही रहा था कि तभी दूर से अचानक तेज लाइट साइन होती है और उस क्रैक से जोयान और जियोलोंग बाहर आ जाते हैं और अपने सामने के सीन को देखते हुए जोयान काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो ने देखा था उसके पैरों के नीचे बादल घिरे हुए होते हैं। जमीन तो थी ही नहीं, उसके आसपास का नजारा काफी शानदार था और काफी सुकून देने वाला। आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हुए जोयान एक अजीब ही सिचुएशन में आ गया था। साथ ही उसकी बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है। हालांकि तभी वो और जियोलोंग बादलों के बीच से एक शहर की तरफ जाते हैं। तभी जोयान हैरान होता है कि इतने बड़े शहर को वो अपने स्पिरिचुअल पावर से भी नहीं पहचान पाया था। तभी जियोलोंग कहता है चलो छोटे साथी यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर जोयान जियोलोंग का पीछा करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे तो घंटा रास्ता नहीं पता था। साथ ही रास्ते के आसपास जितनी भी इमारतें थी वो काफी ज्यादा सुंदर और ऊंची ऊंची होती हैं। साथ ही ये काफी सारे क्रिस्टल से बनी हुई होती हैं। आई मीन इसमें क्रिस्टल भी जड़े हुए होते हैं और ऐसी इमारतें जॉन ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिससे जॉन को ऐसा लग रहा होता कि शायद डाउडी कॉन्टिनेंट का जियो प्लेन काफी ज्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग है। तभी जियोलोंग जोयान को इन इमारतों से फेमिलियर कराते हुए कहते हैं देख भाई, वो जो नीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ऑक्शन हाउस है। बगल में उसके जस्ट सामने वो फाइटिंग स्किल हॉल है। उसके पीछे 2 गली छोड़ के जाएगा तो वो है स्कूल हॉल। उससे 3 गली आगे जाकर तू राइट लेगा तो वो है एल्डर हॉल। और ऐसे ही अगल बगल जाता रहेगा तो और भी काफी सारे हॉल मिल जाएंगे। और इन सभी चीजों को सुनकर जोयान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सिटी के सेंटर में इतनी शानदार इमारतें। साथ ही इसमें से सबसे मेन इमारत तो अभी भी जियोक्लेन का टेम्पल ही था, यानी कि मेन हॉल। हॉल के अंदर एंटर होते ही जॉन देख सकता था कि लोग काफी ज्यादा आ रहे होते हैं और काफी ज्यादा जा रहे होते हैं और काफी लग्जीरियस यहाँ पे लग रहा होता है ये सब। साथ ही जॉन इनकी बॉडी के अंदर से ब्लड लाइन पावर को फील कर सकता था, इसलिए काफी सारे क्लेन के लोग भी जो यान की तरफ देखते हैं जो कि जियोलोंग के पीछे था और एक के बाद एक अजीब तरीके से जॉन को देख रहे होते हैं कि ये कौन आ गया। कुछ लोग क्यूरियस होते हैं ये क्यों आ गया। साथ ही जोयान भी नए लोगों को देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। साथ ही उसे पता चला था कि वो 1000 ईयर में यहाँ पे आने वाला पहला पर्सन था। तभी एक बंदा कहता लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ड्यूकिंग कॉन्टिनेंट में तो एम्परर एसेंस खत्म हो गया था, तो कोई भी बिना सोर्स एनर्जी के डाउडी पर प्रमोट कैसे हो सकता है और वो यहाँ आ कैसे सकता है। और जियोलोंग के सामने एक बंदा अचानक से काफी शक भरी तरीके से जोयान को देख रहा होता है, लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती। बंदे को पता था पिट जाऊंगा। साथ ही जॉन मेरी इन अजीब नजरों को फील कर सकता था, इसीलिए स्माइल करता है और घंटा कोई भी भाव नहीं देता और चारों तरफ की अजीब नजरों को जॉन इग्नोर मार देता है। जिसके बाद जियोलोंग के साथ वो इस इमारत के सेंटर हॉल तक चला जाता है। साथ ही कई छोटे रास्तों से गुजरने के बाद जब वो इमारत के सेंटर हॉल में पहुंचते हैं तो ये जियोक्लेन का सबसे प्रीसियस और इम्पोर्टेंट प्लेस भी था। और जैसे ही वो हॉल में एंटर हुए तो कई पावरफुल औरे अचानक ही उनकी तरफ दौड़ते हैं, जिससे तो जॉन की आत्मा हिलने लगती है और जॉन की बॉडी से निकल के बाहर खड़े होते हुए जॉन को देखते हुए कहती है मैं ये प्रेशर न झेल रही, मेरे बस का ना है। क्योंकि वो औरे काफी ज्यादा पावरफुल थे। मजाक कर रहा हूँ, जॉन की आत्मा जॉन की बॉडी में रहती है बट औरे पावरफुल थे। साथ ही हॉल में कई खूबसूरत बुड्ढे बैठे हुए होते हैं और इसके बाद वो जोयान को और उसके चारों तरफ देखते हुए काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली कहते हैं तो ये है। तभी जॉन उनकी तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है मैं जियोयान सभी एंसेस्टर्स को प्रणाम करता हूँ। तभी जब ये खूबसूरत बुड्ढे जॉन को देखते हैं तो बीच में बैठा हुआ एक ओल्ड मैन अचानक से स्माइल करता है और काफी पोलाइटली कहता है अरे छोटे साथी, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आओ और बैठ जाओ। साथ ही इन ओल्ड एल्डर का नाम जियो ली होता है और ये जियोक्लेन में एक सीनियर एल्डर थे, लेकिन ये अभी भी जियोक्लेन के फर्स्ट एल्डर नहीं थे। साथ ही जियोक्लेन के जो ओल्ड एंसेस्टर थे उनका नाम जियो याओ था। साथ ही जियो फैमिली को जियो फैमिली के इन एंसेस्टर के कारण ही जियो फैमिली कहा जाता था और उनके बगैर जियो फैमिली कभी भी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो इतनी रिच और इतनी पावरफुल हो पाए। मैंने कहा था ना कि उसके बाद मुझे यही नोवेल एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। देखो इसमें जियो फैमिली भी जल्दी मिल गई और फैमिली बैकग्राउंड भी पता चल रहा है। मिस्टेक हो जाती है यार कभी कभी, बट अपनी रिबर्थ भी काफी अच्छी थी। सबसे ज्यादा अच्छी तो थी लिंग बिंग जुआन, क्या माल थी, कमाल थी वो भी। हालांकि जो याओ इन एंसेस्टर को लगभग 500 सालों से किसी ने नहीं देखा था और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, इसलिए जियोक्लेन के बीच में जियोली सबसे बड़े थे और इसके बाद सेकेंड एल्डर और खास तौर पर जियोलोंग, उनके ऊपर ही क्लेन की सारी जिम्मेदारी होती है। हालांकि उनकी बात को सुनकर जोयान देर नहीं करता और तुरंत ही उनके सबसे नजदीक जगह पर जाकर बैठ जाता है। दूसरा पर एल्डर जियोलोंग जियोली के पास जाते हैं और एल्डर जियोली के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जिससे जियोली के फेस तुरंत ही बदल जाते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं ठीक है। और इसके बाद जियोलोंग एल्डर जियोली के राइट साइड पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद एल्डर जियोली कहते हैं जियोयान, मैं जियोक्लेन के ओनर के तौर पर जियो कबीले की ओर से डाउडी कॉन्टिनेंट में आपका वेलकम करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करते हैं। ये सुनकर जियोन कहता है धन्यवाद एंसेस्टर।
तभी एल्डर कहते हैं छोटे साथी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में होली कैयोस फ्लेम है ना, जिस पे जॉन तुरंत ही से लाता है क्योंकि जियो क्लेन में आते वक्त रास्ते में जियो लॉन्गसो से इस चीज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। हालांकि हॉल में जब सभी एल्डर्स कैयोस होली फ्लेम का नाम सुनते हैं तो उनकी आंखें तो तुरंत ही गर्म हो जाती हैं, क्योंकि भाई कैयोस होली फ्लेम ऐसी फ्लेम थी जो किसी की भी लंका लगा सकती थी। जिसके बाद सभी एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए जो यान को देखते कहते इसके पास है, वाह। तभी एल्डर जोली अचानक खड़े होते हैं और सभी एल्डर से कहते हैं चलो मुझे लगता है मुझे जुआन के साथ कुछ बात करनी पड़ेगी। तो यह सुनकर सभी लोग तुरंत ही समझ जाते हैं और जियोलोंग सहित सभी जानते हैं कि ये शायद जुआन की कैयोस होली फ्लेम से रिलेटेड होने चाहिए। इसलिए वो खड़े होते हुए रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं। जिसके बाद हॉल में केवल जोयान और एल्डर जियोली ही बचते हैं। जिसके बाद जियोली जोयान के पास आते हुए कहते हैं जोयान अब बात सीरियस है, क्या आप आपके बॉडी के अंदर कैयोस होली फ्लेम की सिचुएशन जानते हैं जिसपे अपना टर्की सिर हिला देता है ना में, जैसे हम लोग कर देते हैं एग्जाम के टाइम पे फर्स्ट बेंच में बैठने के बाद ये पेपर तो गया नहीं आता, मतलब नहीं पता। जिसके बाद जॉन कहता है हालांकि सीनियर जो लोंग ने मुझे अभी भी बताया कि कैयोस होली फ्लेम और इससे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में, हालांकि मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन कैयोस होली फ्लेम के बारे में मुझे कुछ बातें पता हैं। और ऐसा कहते हुए जियोली अपने हाथ को हिलाते और उंगलियों के बीच से एक लाइट बॉल जोयान के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हजारों साल पहले जियो क्लेन के फर्स्ट एल्डर के विश्वासघात का सीन अचानक जॉन के दिमाग में आने लगता है। और उस टाइम पे वो एल्डर कैयोस होली फ्लेम के ओनर थे और वो काफी ज्यादा सेल्फिश भी थे। वो पूरे जियो क्लेन में कब्जा करना चाहते थे। साथ ही वो कई एल्डर्स द्वारा ओपन किए गए स्पेस पोर्टल से डुई कॉन्टिनेंट में भाग गए थे और इसके बाद उन्होंने खुद को उड़ा लिया था। हैं अलग ही कहानी आ गई यहाँ पे तो भाई। हालांकि कैयोस होली फ्लेम को डिफरेंट फ्लेम्स में डिवाइड हो जाने का रीजन अभी भी अननोन है। हालांकि डाउडी कॉन्टिनेंट में आने के बाद ये अजीब फ्लेम चलने के लिए थोड़ी सी तैयार है, लेकिन अभी भी इसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि ये तो जो यान की एम्परर फ्लेम थी दियान, जो की जॉन की सबसे पावरफुल फ्लेम थी और उसे इनहेरिटेंस में मिली थी और जॉन के पास इसे कंट्रोल करने की फुल स्ट्रेंथ थी। तभी एल्डर जियोली कहते छोटे साथी चिंता मत करो, डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एम्परर सोर्स ओरिजिन को अब्सॉर्ब करने के बाद आपकी कैयोस होली फ्लेम की स्ट्रेंथ धीरे धीरे मजबूत होती रहेगी और जब ये अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी तो ये अपने ऑनर को स्काई फायर की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ देगी। साथ ही कैयोस होली फ्लेम ये स्काई फायर डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पॉपुलर फ्लेम है। साथ ही एशियन टाइम पे स्काई फायर रैंकिंग में कैयोस होली फ्लेम को 18th नंबर पर रखा गया था, जो कि अपने आप में ही काफी भयानक ओरिजिन है छोटे साथी। 18th लेवल को कम मत समझना। साथ ही जियो क्लेन में भी कुल 3 स्काई फायर हैं, जो कि पहले डिझाओ कॉन्टिनेंट के क्लेनों के बीच में एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही इन स्काई फायर्स को आसपास की पावरफुल पावर्स द्वारा भी रेपुटेशन प्राप्त है, मतलब कोई भी इन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही जियो क्लेन हमेशा एक एशियंट क्लेन रहा है। साथ ही कुछ छोटे मोटे क्लेन जो कि जियो क्लेन के सामने अपनी लालच रखते हैं, वो आसानी से जियो क्लेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। साथ ही इन फ्लेम्स के कारण वो ताबलेपन से काम लेने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जियो क्लेन के आसपास काफी सारी फॉर्मेशंस भी हैं। साथ ही तुम्हारे पास जो कैयोस होली फ्लेम है वो जियो क्लेन की सबसे पावरफुल स्काई फायर है और इसकी जानकारी मैंने पहले ही तुम्हारे दिमाग के अंदर जबरदस्ती घुसेड़ दी है, तो पढ़ो थोड़ा। साथ ही कैयोस होली फ्लेम की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जॉन के दिमाग में धीरे धीरे असेंबल हो रही होती है और जॉन की समझ में आती जा रही होती है, जिसे देखते हुए तो जॉन गहराई से हिल जाता है। जिसके बाद जॉन को लगता है कि शायद पास्ट में जियो क्लेन का सबसे बड़ा दुश्मन उसके बॉडी की ये फ्लेम ही थी। साथ ही जॉन को उम्मीद नहीं थी कि डुई कॉन्टिनेंट के अंदर जो उसने इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को इकट्ठा किया था वो डाउडी कॉन्टिनेंट की केवल एक फ्लेम थी और अगर इस कॉन्टिनेंट की सभी फ्लेम एक साथ फ्यूज कर दी जाए तो वो किस हद तक खतरनाक होंगी। तभी जियोली स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, क्योंकि अब आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको अपने बॉडी की कैयोस होली फ्लेम के बारे में इसे खुद ही पावरफुल बनाना होगा और इसके बारे में खुद ही जानना होगा। मैं केवल ज्यादा से ज्यादा आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, इसलिए मैं अब आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूँ जहाँ आपको कुछ देखना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर भी होना चाहिए। ये सुनकर जॉन चौंक जाता है कि ऐसी कोई चीज जिससे मैं फेमिलियर हूँ, वो भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर। मैं साला 1000 साल से यहाँ नहीं आया तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन जो यान के दिमाग में आता है। आखिर भाई वो होती ना चुल्ली की, ऐसा हो कैसे सकता है? लेकिन फिर भी अपना टर्की कहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि एल्डर से कुछ कह तो सकता नहीं था तो चुपचाप बात मान लेता है। साथ ही उसे परवाह नहीं थी कोई है या नहीं, वो वैसे भी क्यूरियस था इसीलिए नॉर्मल चीजों को देखना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों ही लोग हॉल के बाहर निकलते हैं और धीमी गति से उड़ते हुए जोली अपने हाथों में 2 छोटी बॉल्स के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ही छोटी बॉल्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑरे को बिखेर रही होती हैं। जिसके बाद जोली अचानक ही सिर घुमाते हुए कहते हैं छोटे उस्ताद दूर देखो, क्या तुम उस चीज को देख सकते हो? ये सुनकर जॉन तुरंत उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ जोली ने इशारा किया था, तो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। उसने देखा तो वहाँ पे एक गोल्डन पगोड़ा तैर रहा होता है आसमान में। ये देखा तो जॉन की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही कहता है क्या ये स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पगोड़ा नहीं है
ये यहाँ पे क्यों है? तभी जियोली अचानक से हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप इस टावर को यहाँ पे लाए हैं, चलो चलते हैं। और कुछ ही टाइम के अंदर वो दोनों लोग कोई रिफाइनिंग टावर के सामने आ जाते हैं। तभी जॉन कहता है, क्या इस टावर के अंदर अभी भी स्पिरिचुअलिटी है? और जॉन का दिल कांपने लगता है, जिसके बाद वो सोचता है, क्या उस टाइम पे पीछे छूटी हुई जो एक न्यू फॉलिंग हार्ट फ्लेम थी, क्या वो इसमें हो सकती है? हालांकि जॉन को इसमें फॉलिंग हार्ट फ्लेम की कोई भी सांस फील नहीं हो रही होती, जैसे जॉन थोड़ा सा उलझन में होता है। साथ ही वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये कोई रिफाइनिंग टावर यहाँ पे आया कैसे। जिसके बाद जॉन टावर को ध्यान से देखता है, उसकी शेप और साइज को देखता है, कलर क्वालिटी देखता है। जिसके बाद जॉन कहते हैं, ये तो बिल्कुल जनान एकेडमी का बर्निंग कोई रिफाइनिंग टावर है, ठीक वैसा ही। जिसके बाद जॉन आगे बढ़ता है और धीरे से अपने हाथ को टावर पर रखता है। और जैसे ही जॉन का हाथ टावर को छूता है तो वो टावर अचानक से लाइट अप होने लगता है और हिलने लगता है और बहुत स्पीड से सिकुड़ जाता है। जिसके बाद वो इतना बड़ा टावर छोटी सी हाथ के आकार की एक चीज में बदल जाता है, जो जियोन के सामने तैर रही होती है। ये देखकर जियोली, जो कि जोयान के पीछे खड़े हुए होते हैं, वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो अभी भी अपने हाथ की दो छोटी बॉल्स के साथ खेल रहे होते हैं। बट एक चेंज अभी भी देखा जा सकता था कि उनकी सांसें काफी तेज होती हैं। तभी जियोन अपनी आंखों के सामने तैर रहे इस छोटे से टावर को देखता है और धीरे से उस छोटे से टावर को पकड़ लेता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, वैसे मुझे भी खेलने के लिए ये अच्छा लग रहा है, ये है क्या? और जैसे ही जोयान का हाथ उसे टच होता है, एक पावरफुल और जोयान की हार्ट बीट बढ़ा देता है। जिससे जोयान को ये चीज तो पता चल जाती है कि यह टावर काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। इसे हाथ नहीं लगाना, पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना। साथ ही साथ इस टावर को छोटा करके इधर उधर ले जाया जा सकता है और बड़ा करके किसी को भी हैरान किया जा सकता है। जिससे जोयान एक्साइटेड भी होता है, क्यूरियस भी होता है और सरप्राइज भी होता है। एक्साइटेड होता है इस न्यू चीज को देखकर, सरप्राइज होता है इसके अंदर के फ्लक्चुएशन को देखकर कि छोटा बड़ा भी हो रहा है, और क्यूरियस होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद जॉन खुद से ही कहता है कि क्या ये सच में जनान एकेडमी का स्काई बर्निंग क्यों रिफाइनिंग टावर है? क्या मैं सच में इसे उखाड़ के ले आया? लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, ये कैसे यहाँ आ सकता है? ये इस कॉन्टिनेंट, ये तो डाउडी कॉन्टिनेंट यहाँ कैसे आएगा? और अगर वो ये नहीं है तो ये है क्या? और ये उसके जैसा ही कैसे है? और ये छोटा कैसे हो सकता है? इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, ये टावर क्या है? और एल्डर जोली से पूछता है। दूसरी तरफ जियोली, वो तो पूरी तरीके से शॉक रहते हैं। लेकिन जॉन का क्वेश्चन सुनते ही वो अचानक से होश में आते हैं। उन्हें अच्छे से याद था कि जोयान और ये टावर एक ही टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे और वे सीधा जियो क्लेन में आए। साथ ही जब ये टावर यहाँ पे आया तो जियो क्लेन का हर कोई एल्डर काफी हैरान हो गया था। हालांकि क्योंकि ये डुई कॉन्टिनेंट से आया था और इसके अंदर फैमिलियर और फील हो रहा होता है, इसीलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी थे। हालांकि क्योंकि जोयान आ रहा था इसीलिए वो इस टावर के पास ज्यादा छेड़खानी नहीं करते। साथ ही उन्हें लगा था कि शायद ये टावर जोयान का पीछा कर रहा था। टावर जोयान का पीछा कर रहा था। उड़ता तीर हमारा ठरकी लेता है, हमें पता है। उड़ता टावर कब से लेने लग गया? तभी जॉन भी हेल्पलेस तरीके से सेल आता है और स्काई बर्निंग क्वेरीफायरिंग टावर को देखता है। लेकिन जॉन ने फील किया था कि इस टावर का ऑरा बर्निंग क्वेरीफायरिंग टावर के जैसा तो नहीं था, इसलिए जॉन थोड़ा सा हैरान होता है। तभी जियोली स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे इसे भूल जाओ, कंफ्यूज मत हो। ऐसा लग रहा है कि ये टावर तुम्हारी डेस्टिनी है, इसलिए तुम इसे ले सकते हो और धीरे धीरे इसके बारे में जानना सीखो। सर तुम अभी भी इस कॉन्टिनेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, इसलिए क्लेन के अंदर जाओ और तुम आराम से चैन से आराम कर सकते हो और कुछ भी करना है तो वो भी कर सकते हो। तुम बता सकते हो तुम जो क्लेन के मेंबर हो और जो दिल में आए तुम वो कर सकते हो। जिस पे जॉन सेल आता है और तुरंत ही टावर के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही उसे तभी अचानक कुछ याद आता है, जिसके बाद जॉन कहता है, एंसेस्टर एक मिनट रुकिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस टाइम पे जब से जॉन इस कॉन्टिनेंट के अंदर आया था तब से कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जॉन के सामने आती ही जा रही थी, इसलिए उसके दिल में काफी उलझने होती है और उसे लग रहा होता है कि शायद एल्डर ली ही उसकी इन शंकाओं का समाधान कर सकते थे। तभी एल्डर जोली भी अपना हाथ हिलाते हुए जोयान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, बताओ क्या चाहिए। तभी जॉन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एंसेस्टर को मेरे यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला? आखिरकार कल के उस चुपके से जो मिंग के एम्परर मिंग के उस अटैक ने जॉन को हैरान कर दिया था। तभी जॉन के अलर्ट बिहेवियर को देखते हुए जोली स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे वंशजों या डिसेंडेंट में इसे फील करने की भी स्ट्रेंथ नहीं है? जिस पे जॉन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद वो कहते हैं, वो हिडन अटैक जो कि तुम्हारे ऊपर किया गया था, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? जियो लॉन्ग ने मुझे अभी क्यों नहीं बताया इसके बारे में? साथ ही जियोली के फेस एम्बेसन काफी ज्यादा बदसूरत होते हैं। उन्हें पता था केवल जियो क्लेन के एल्डर्स को जॉन के ठिकाने के बारे में पता था। तभी जोयान काफी हैरान होता है क्योंकि उसे तो अच्छे से आता है कि उसे लेने के लिए जो आया था वो जियो लॉन्ग नहीं बल्कि एम्परर मिंग थे, और साथ ही एम्परर मिंग को उस अटैक के बारे में पता था, इसलिए शायद जियो लॉन्ग को भी उसके बारे में नहीं पता था। और यही एक रीजन था कि उन्होंने एंसेस्टर को नहीं बताया था कि जोयान के ऊपर अटैक हुआ था। तभी जॉन कहता है, ईडेमन के लोग उसे मिस्टर ई कहते हैं। ये सुनकर जोली कहते हैं, क्या उसने तुम पे अटैक किया? ये वही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई जो क्लेन के लोगों पे अटैक करने की? जिसके बाद वो सीरियस होते हुए जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं,
जोयान, मैं सबसे पहले तो इस मामले से निपटूंगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की चिंता नहीं है, ना ही तुम्हें परेशान होना है, और कोशिश करें कि 1 साल तक कहीं न जाएं। अगले साल आप तियानविंग वैली में इंटर हो सकते हैं। साथ ही अगले साल जो क्लेन में आपको ऑफिशियली इंटर करा लेने के बाद मैं आपको किसी के साथ कल्टीवेशन के लिए बाहर भेजूंगा और ट्रेनिंग के लिए। ये सुनकर जॉन तुरंत ही से हिलाता है। साथ ही वास्तव में उसे ये समझने में थोड़ा टाइम लगा था कि वो इस कॉन्टिनेंट में कब आया। हालांकि तभी जोयान इस कॉन्टिनेंट में आने के मोटिव के बारे में सोचते हुए तुरंत ही कहता है, एल्डर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्या मैं वो उसे पूछ सकता हूँ? मुझे एंसेस्टर से पूछना है कि क्या अगर सोल का केवल एक प्रिंट बचा हो तो क्या इसे वापस से रिवाइव किया जा सकता है? ये सुनकर तो जियोली थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि सोल प्रिंट बचा है। जिसके बाद वो कहते हैं ये आसान नहीं है, क्या वो पर्सन इम्पोर्टेंट है? तभी जॉन सीरियस तरीके से सहलाते हुए कहता है, वो भी जो क्लेन के मेंबर हैं और उनकी मदद और उनके सोल सैक्रिफाइस के कारण ही मैं यंग जनरेशन में डाउडी लेवल पर प्रमोट हो पाया हूँ, और उसके लिए उन्होंने अपनी सोल का भी सैक्रिफाइस कर दिया था। क्या एंसेस्टर के पास कोई रास्ता है? ये सुनकर जियोली एक सिर हिलाते हुए कहते हैं, एक रास्ता है, लेकिन आपकी प्रेजेंट टाइम की ताकत के साथ ये अभी भी काफी दूर है। हालांकि जैसे ही जॉन ये सुनता है कि एक समाधान है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस हालत में जो जॉन को रिवाइव तो किया जा सकता था, और साथ ही अगर ये एंसेस्टर जो जॉन के सेक्रीफाइस और उसके प्यार के लिए नहीं होता तो जो यान आज जहाँ पे था वो वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाता। चाहे वो उसके बॉडी के पूरे ही ब्लड को चेंज करके जो यान की पावर को डाउसेंग लेवल के अंदर स्ट्रॉन्ग कराने के लिए रहा हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर डी स्टेट तक पहुँचाने के लिए रहा हो, एंसेस्टर ने अपनी सोल को सैक्रिफाइस करके जॉन की मदद की थी। जिसके बाद जॉन क्यूरियस होते हुए पूछता है, क्या तरीका है? क्या एंसेस्टर मुझे बताएंगे? ये जूनियर हर कीमत में एंसेस्टर जो जॉन को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेगा। तभी जियोली कहता है, जियो जुआन, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों है और ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? जिसके बाद वो कहते हैं, हालांकि छोटे साथी एक रास्ता है, लेकिन केवल एक ही रास्ता है। मुझे लगता है कि आपको याओ क्लेन के बारे में पता होना चाहिए, है ना? जो सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, याओ क्लेन? अरे इसे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने वहाँ फील्ड रिफाइन की थी और मेरे मास्टर भी वहीं के थे। तभी जियोली कहते हैं, अरे बस 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 बस, मैं डाउडी क्लेन के, डाउडी कॉन्टिनेंट के याओ क्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक क्लेन मेडिसिन पिल को रिफाइन करता है, और बेशक केवल याओ क्लेन की मदद से ही मुझे लगता है कि आप उन्हें रिवाइव कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे मदद करने को तैयार हैं या नहीं। लेकिन याओ क्लेन यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, और अगर आप जाने की जल्दी में हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ कितने लोगों को भेज दूं? तभी जोयान कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, धन्यवाद एंसेस्टर, मैं अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता हूँ। साथ ही मेरे मन में अभी भी एक स्ट्रेटजी है, इसीलिए क्लेन का मेंबर बनने के बाद ही मैं वहाँ पे जाने के बारे में सोच रहा हूँ। साथ ही जोयान ने सोचा था कि इस टाइम का फायदा उठाकर वो इस कॉन्टिनेंट और बाकी की सिचुएशन के बारे में समझेगा। तभी ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, ठीक है, तो इस मामले में मैं भी कैओस होली फ्लेम के बारे में तुम्हारी कुछ मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें आज आराम करना चाहिए, काफी ज्यादा थक गए होगे। चलो मैं तुम्हारे रूम तक ले चलता हूँ, रूम तक छोड़ने के लिए किसी को भेजता हूँ। और ऐसा कहते वो स्माइल के साथ जान को देख रहे होते हैं और वो काफी खुश होते हैं कि जो यान यहाँ पे आ गया है। लेकिन तभी अचानक स्पेस क्रैक होता है और जो यान की आंखों के सामने एक अजीब सा रंग साइन होता है और एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बंदा वहाँ से बाहर निकलकर तुरंत ही एल्डर जियोली के सामने घुटने टेक देता है और तुरंत ही कहता है, एल्डर, इंफॉर्मेशन है, सेकेंड एल्डर फैंटम बीस्ट पिलर की जो सील है वो काफी बुरी तरीके से कांप रही है। मुझे लगता है कि आपको चलकर देखना चाहिए और आपको सील को सपोर्ट करना होगा, मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। ये सुनकर तो एल्डर ली की जो स्माइल होती है वो तुरंत ही शांत हो जाती है और वो तुरंत ही कहते हैं, क्या? उनके इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पैरों तले जमीन गायब हो गई हो और वो वाइड में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोयान भी तुरंत ही अपने फिगर को बढ़ाकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। हालांकि जॉन की पावर, स्पीड और काफी सारी चीजें इस जगह पर सप्रेस थी, लेकिन फिर भी जॉन की स्पीड अभी भी काफी ठीक थी और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कुछ ही सेकंडों के बाद जो क्लैन के एक्सट्रीम राइट बॉर्डर पर आ जाता है। साले डायरेक्शन होती है, कुछ डायरेक्शन बता देता। और इस छिपे हुए कॉर्नर में आसमान में कुछ बड़े पिलर खड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें से हर एक पिलर काफी बुरी तरीके से कांप रहा होता है और इस जगह के हिलने के कारण अनगिनत इमारतें एक के बाद एक गिरने लगती हैं, जिससे जो यान भी चौंक जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ बहाने लगता है। जिसके बाद लाइट की 2 रेज सामने के 2 खंभों की तरफ चली जाती हैं। साथ ही उसकी जो ओरिजिन कुई होती है वो पूरी तरीके से आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसी टाइम पे जो लोग और काफी सारे एल्डर भी आगे बढ़ते हैं। तभी जॉन कहता है, आखिरकार ये पिलर है क्या? साथ ही जॉन ने अपने आसपास की इमारतों को भी देखा था जो डहने की कगार पे होती हैं। इसलिए जो यान उस पिलर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी पावरफुल पावर इस पिलर की तरफ बढ़कर इसे रोक रही होती है हिलने से। साथ ही आसपास के जो 1 स्टार डाउडी थे वो पहले ही पीछे हट गए थे, क्योंकि वो इस पिलर के फ्लक्चुएशन को नहीं झेल पा रहे थे और केवल जो यान ही बड़ी मुश्किल से इसके सामने खड़ा हुआ होता है और काफी सारे एल्डर पहले ही इसे रोकने के लिए अपने ऑरे का यूज कर रहे होते हैं। हालांकि जो ने सख्त पावरफुल प्रेशर के आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जो क्लेन के कई पावरफुल एल्डर्स आगे बढ़ते हैं, उनका पावरफुल ऑरा इस जगह को प्रोटेक्ट करता है। तभी जॉन कहता है, इस पिलर के नीचे एक काफी पावरफुल लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स एक बवंडर की तरह है
जो धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। साथ ही जो इसके अंदर से काफी ज्यादा फेमिलियर और पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था। और अनगिनत खतरनाक और उम्मीद भरी नजरों के सामने जो क्लेन के उस एरिया के बड़े बड़े पिलर्स के बीच में वो वॉर्टेक्स घूमने लगता है और एनर्जी का फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता है। ये देखकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं कुछ बाहर आने वाला है, सभी लोग अलर्ट रहो। और माहौल तुरंत ही काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। साथ ही ये भीड़ ये देखने के लिए बेताब थी कि आखिरकार इसके अंदर से क्या बाहर आने वाला है। तभी अचानक गोल्डन लाइट हवा से बाहर निकलती है और सीधा ही आसमान में उड़ जाती है। उसी टाइम पे जॉन की बॉडी साइन होती है और लिटरली जो यान की बॉडी से बाहर आ जाता है और जो यान के कंधे के पास मड़राने लगता है। जिसके बाद उस गोल्डन लाइट को देखते वो हवा में बड़बड़ाते हुए कहता है 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन। लिटरली के वर्ड्स को सुनकर तो जो यान रुक जाता है एक टाइम के लिए और तुरंत ही कहता है 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल माइंड वाला एकमात्र थंडर ड्रैगन है जैसे जो क्लेन ने 9 प्रोफाउंड थंडर के लिए इकट्ठा किया था जब मैं व्हाइट ड्रैगन के लाइटिंग पूल में था। क्या ये हो सकता है कि ये भी मेरे साथ यहाँ पे आया हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉन इस टाइम पे काफी अजीब फील कर रहा होता है कि पहले स्काई वर्निंग प्यूरिफाइंग टावर, फिर 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन जिसकी उसने मदद की थी वो, अब आगे क्या होने वाला है और न जाने कितनी अननोन चीजें इस कॉन्टिनेंट में उसके कारण यहाँ पे आने वाली हैं। हालांकि तभी वो गोल्डन ड्रैगन आसमान से पावरफुल तरीके से साइन करते हुए घूमने लगता है और लाइटिंग की आवाज चारों तरफ घूमने लगती है। दूसरी तरफ जॉन जो अपने दिल में काफी हैरान होता है, वो कभी नहीं सोचा था उसने कि 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन इतने कम टाइम के अंदर डाउडी लेवल तक पहुंच जाएगा। साथ ही सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लगभग एक ही टाइम पे चिल्लाते हैं 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन। और उस ड्रैगन के बाहर आते ही आसपास का पूरा एरिया कांपने लगा था और आसपास के 100 मीटर के एरिया में गोल्डन ड्रैगन को देखा जा सकता था। साथ ही थंडर ड्रैगन एक हफ्ते तक हवा में चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे हवा में रुक जाता है और इसके बाद जोयान की तरफ घूमते हुए उसे घूरने लगता है। तो जोयान को भी अपने दिल में ऐसे एक पुकार सी सुनाई देने लगती है और उसका फिगर अचानक ही आगे बढ़ता है और जब एल्डर जोली देखते तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ गलत है। साथ ही वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन के ओरिजिन को जानते थे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही उन्हें पता था पिल रिफाइनमेंट के बाद ऐसा कोई ड्रैगन अपेयर होता था और इतने मिस्टीरियस पर्सन के पिल रिफाइनमेंट में अपेयर होने की बहुत कम संभावना होती थी। साथ ही ड्रैगन बॉडी को क्रिएट करना ये पहले ही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी और मुश्किल चीज थी और अगर कोई इसे कर भी लेता है और ये लाइटिंग अगर इसे कर भी लेती है तो भी एक सोल को इकट्ठा करना इसके सक्सेसफुल रेट काफी ज्यादा कम थे। तो वास्तव में इस ड्रैगन के पास ऐसा कैसे था? क्योंकि ये पहले ही एक रेयर ड्रैगन बन गया था और उन्हें पता था कि अब इसके अपेयर होने के बाद इसे बस में करना और भी रेयर है। आखिरकार एक लाइटिंग जिसने सक्सेसफुली सोल को इकट्ठा कर लिया है उसकी अपनी खुद की एक माइंड स्टेट है और जो लाइटिंग को ही स्वैलो करके अपनी पावर को बढ़ाती है वो बिना किसी शक के एक अल्केमिस्ट के लिए पावरफुल सपोर्टर हो सकता था। साथ ही जॉन को याद था कि 9 प्रोफाउंड थंडर ड्रैगन का जन्म कैसे हुआ था क्योंकि उसे पता था ये एशियन व्हाइट ड्रैगन के लाइटिंग में पूल में हुआ था और वो जगह ड्रैगन्स की ग्रेवयार्ड थी। इसीलिए उसके पास ड्रैगन बॉडी को क्रिएट करने के लिए जरूरी चीजें थी और उन रिसोर्सेज को यूज करके ये लाइटिंग अपने लिए एक ड्रैगन बॉडी को असेंबल कर लेती है। और जहाँ तक सोल की इकट्ठा करने की बात थी अपने ठरकी ने इसे खुद सोल इकट्ठा करके दी थी। साथ ही थंडर ड्रैगन की रियलिटी काफी ज्यादा थी इसलिए ये इतना ज्यादा प्रीशियस भी था और एल्केमिस्टों का सपना भी। और अगर ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन बाहर दिखाई देता तो ये अनगिनत एल्केमिस्टों को अट्रैक्ट कर सकता था। तभी एल्डर जोली कहते हैं थंडर ड्रैगन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अकेले जो क्लेन को छोड़ दो मुझे डर है कि पूरे जियो कॉन्टिनेंट को बदल सकता है ये। तो भला जियो क्लेन को ये झटका कैसे नहीं दे सकता। हालांकि तभी उनके पीछे से एक ब्लैक फिगर आगे बढ़ती है और ये जोयान होता है। ये देखकर जोली क्यूरियस होते हुए जॉन को रोकना चाहते थे लेकिन वो देख सकते थे कि जॉन पहले ही आगे उड़ चुका था और उसे रोकने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालांकि थंडर ड्रैगन के पास जॉन अपने हाथों को फैलाता है और धीरे धीरे थंडर ड्रैगन के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है मुन्ना तुम यहाँ हमारे पीछे पीछे काहे आए हो? देखो सब लोग डरे पड़े हैं। जॉन को लाइटिंग ड्रैगन के साथ इस तरीके से खेलते हुए देखकर सभी एल्डर्स की फटी पड़ी होती है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जोयान एक ऐसे ओरिजिन के सामने खड़ा है जो एक सेकंड में लंका लगा सकता है, वो भी पूरे जियो क्लेन की। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान तो वो तब होते हैं जब वो थंडर ड्रैगन अपने सिर को जोयान के हाथ के खिलाफ झुकाकर काफी ज्यादा खुश होता है जैसे उसे अपना मास्टर मिल गया हो और वो अपने सिर को जोयान के हाथ से रगड़ने लगता है। जिसके बाद अचानक ही गोल्डन लाइट साइन होती है और वो 100 मीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन गायब हो जाता है और एक 7-8 साल का छोटा सा लड़का धीरे धीरे जोयान के पास दिखाई देता है जिसका चेहरा थका हुआ होता है। साथ ही इस लड़के की जो आईब्रोज होती है वो गोल्डन कलर की होती है और आंखें साइन हो रही होती हैं। साथ ही उसकी बॉडी पर गोल्डन लाइटिंग साइन हो रही होती है और ये काफी अजीब लग रहा होता है। ये देखकर तो जो क्लेन के सभी मेंबर्स अंधे गूंगे हो गए होते और जोयान को देख रहे होते हैं। साथ ही अचानक हुए इस चेंज ने तो जोयान को भी इमोशनल कर दिया था कि वास्तव में 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन जिसे उसने ड्रैगन क्लेन में देखा था और अपने प्रॉफिट के लिए उसने इसकी सोल को इकट्ठा करने में मदद की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में उसे अपना मास्टर बना लेगा और ये इतना यंग होगा। और थंडर ड्रैगन वास्तव में उसके लिए ग्रेट योग था, ग्रेट फुल फील कर रहा था
और उसके पीछे पीछे डाउडी कॉन्टिनेंट तक आ गया था। तभी एल्डर जोली कहते हैं ये जोयान, ये इसका लक है कैसा, ये जोयान का लक कैसा है। और इस टाइम पे जियो फैमिली के सभी मेंबर्स के भी सेम ही इंप्रेशन होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। हालांकि तभी वो बच्चा जोयान के हाथ को पकड़ लेता है और जोयान से सट जाता है। दूसरी तरफ जोली एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जोयान बधाई हो, और एक एक करके जो क्लैन के सभी मेंबर्स एक एक करके जॉन को बधाई देते तो जॉन स्माइल करता है और अपने हाथों से हेल्पलेस तरीके से सिर पे रखता है। वो खुद नहीं जानता था कि ये बधाई उसे दी क्यों जा रही है। आखिरकार ये उसका लौंडा थोड़ी था। साथ ही वो स्टार्टिंग में आगे बढ़ के उस बच्चे को रोकने के लिए गया था क्योंकि वो यही कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। साथ ही जॉन इन लोगों की आंखों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एल्डर जोली को ग्रीट करते हुए कहता है एंसेस्टर, अगर कुछ भी गलत नहीं है तुम जूनियर, मैं पहले वापस जाना चाहूंगा। जिसपे जियोली सिर हिलाते हैं और चुपचाप दिल ही दिल में जॉन की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि जॉन केवल 2 दिन में ही यहाँ पे आया था और उसने वास्तव में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। तो हर कोई अपने दिल में काफी खुश होता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी, और दिल ही दिल में जॉन की तारीफ कर रहा होता है। और वो काफी ज्यादा खुश इस चीज को भी लेकर थे कि थंडर ड्रैगन ने उन पर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर ये फैंटम बीस्ट पिलर डिश ढह जाता तो पूरा जियो क्लेन भी ढह जाता। साथ ही इन 5 पत्थर के खंभों को फैंटम बीस्ट पिलर कहा जाता था और ये पूरे ही जियो क्लेन को सपोर्ट करने वाले पिलर थे। साथ ही इनके कुछ बाकी के काम भी थे और ये 5 पिलर डैमेज को बुला सकते थे और एक मिस्टीरियस रास्ता भी यहीं पे था जो पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में ले जा सकते थे, लेकिन केवल मॉन्स्टर ही से रास्ते से जा सकते थे। और अगर कोई पर्सन इससे क्रॉस होना चाहता था तो वो जब तक डाउडी को पार नहीं कर सकता वो इससे नहीं क्रॉस हो सकता था, वरना उसकी हड्डियों को तोड़कर चूरमा भी बनाया जा सकता था। दूसरी तरफ जॉन भी लापरवाही होने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि जियो फैमिली के लोग पहले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो काफी सरप्राइजिंगली जॉन को देख रहे होते हैं और ऐसे सरप्राइज को जैसे उन्होंने किसी चीज को हजारों सालों से ना देखा हो। और इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पे एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने